Okay, guys, my name is Avijit Arya, and आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, राइट? कुछ लोग के लिए बिल्कुल नया होगा। सो मेरा एक सेकंड, कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। हम्म, तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अभिजीत आर्या है। मैंने कैंपस लॉ सेंटर ड्यू से अपनी 3 ईयर लॉ कंप्लीट की है जस्ट लास्ट ईयर 2022 में। और जब मैंने 2019 में एंट्रेंस क्लियर किया था, तो उसके बाद से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था हमने। और ये आई थिंक 5वां बैच होगा। हाँ, एक सेकंड। हाँ, दिस इज़ द 5th बैच, राइट? मतलब आप लोग 5वें बैच होंगे जिनको हम पढ़ाने वाले हैं, राइट? तो दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड सो पहली आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हमारे लिए आने वाले हर दिन सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी होगा कि उस पार्टिकुलर डे पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, आप लोग मुझे ये बता दो कि आप लोगों को हिंदी में कोई इश्यू तो नहीं है, या फिर कुछ कोई लोग ऐसे भी हैं जो साउथ से हैं या नॉर्थ ईस्ट से हैं या फिर किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ उन्हें हिंदी नहीं आती, राइट? So you guys can tell me if you are not comfortable in Hindi, then I can teach in Hindi and English both, right? तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोग को हिंदी में कोई प्रॉब्लम है? एनीबडी? आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ऐसे आप लोग माइक ऑफ रखेंगे, बट जब भी कुछ बोलना हो या कुछ पूछना हो, यू गाइस आर फ्री टू ओपन योर माइक। नहीं, राइट? मतलब कि सभी लोगों को हिंदी आती है। फाइन, अभी तक जितने भी लोग हैं इसमें, राइट? बट हाँ, आई विल ट्राई कि हम लोग दोनों लैंग्वेज लेकर के चलें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आते भी हैं आगे भी, जो साउथ से होंगे, तो इसलिए हमें इसमें प्रॉब्लम ना हो, ना उन्हें प्रॉब्लम हो, ना आप लोगों को हो। एंड देयर आर सम पीपल जिनका हिंदी बैकग्राउंड रहा है, तो ऐसा भी ना हो कि पूरा इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में उन्हें चीज़ें समझ में ना आए, राइट? तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि सभी लोगों को समझ में आए। आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? बेसिकली सबसे पहले थोड़ा बहुत आप लोगों से बात करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन, आप फाइनल ईयर में हो, पास आउट हो, नॉर्मल 1-2 मिनट का। उसके बाद आज हम लोग बेसिकली, मैंने ग्रुप में 2 पीडीएफ भेजे हैं। एक पीडीएफ है जो सिलेबस का है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप लोगों को सिलेबस सबसे ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सिलेबस को डीप स्टडी नहीं करते हैं। और सिलेबस को डीप स्टडी करने का क्या मतलब होता है? व्हाट इट मीन्स? क्या सिर्फ़ हमने ये देख लिया, अच्छा मैथ में परसेंटेज आता है, मैथ में ये आता है, या फिर कंप्यूटर में ये चीज़ें आती हैं, जीके में ये चीज़ें आती हैं। इज़ इट इनफ? क्या इतना इनफ होता है देख लेना? आप लोग बताओ, कोई एनीबॉडी? इज़ इट इनफ कि हम लोग सिर्फ़ वो पढ़ लें कि हाँ, ये चीज़ें हैं, उसके बाद सिर्फ़ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं? नहीं। जो एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है कि हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करके ये समझ सकें कि जो सिलेबस हमारे सामने है, उन सिलेबस में कौन-सी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कौन-सी चीज़ें लेस इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसा क्यों कहा हमने? ताकि आप जो आने वाला टाइम है, अभी से लेके एंट्रेंस तक का, पढ़ने तो आप लोग सब कुछ वाले हो, राइट? बट कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना है, उनको कंटीन्यूअसली बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, राइट? क्यों? क्योंकि उन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं या आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट वो सिलेबस में है, उनको भी ज़रूर पढ़ेंगे हम लोग, बट उनको इम्पोर्टेंस कम दे के चलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, तो पता होगा कि जीके भी है हमारे सिलेबस में, राइट? तो देयर इज़ नो लिमिट ऑफ जीके। जीके का कोई अंत ही नहीं है। इंसान पढ़ते रहे तो कितना भी कुछ पढ़ ले, राइट? एंड सेम गोज़ विथ इंग्लिश, मैथ्स, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, राइट? तो ये ज़रूर पता होना चाहिए हमें कि कौन-सी चीज़ें कितना पढ़नी है, कितना टाइम देना है उसको, कितनी प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो ठीक है, सिलेबस पे जाने से पहले अ, पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ाई की बातें करना इज़ नॉट गुड। लिटिल बिट सभी लोगों से इंट्रो लेते हैं ताकि पता चले कि कौन सा लोग फाइनल ईयर में हैं या फिर कोई पास आउट हो चुका है। आप लोगों का स्ट्रीम क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, कौन सी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं,
ये सारी चीज़ों के लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं हम इशिता से। इशिता, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, यस सर। जी, बताइए अपने बारे में, आपका नाम, कहाँ से पढ़ रहे हो आप, क्या ग्रेजुएशन पास आउट हो? सर, माय नेम इज इशिका शर्मा। आई एम फ्रॉम सीकर, राजस्थान। हुँ, Currently, I am pursuing BA third year. ओके, नाइस। बीए थर्ड ईयर में हो आप, और स्ट्रीम क्या है आपकी? आर्ट्स है, साइंस है, Art, मतलब क्या है? art, arts आर्ट्स, stream. आर्ट्स स्ट्रीम है, नाइस। आर्ट्स स्ट्रीम है तो सब्जेक्ट आपके क्या हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट्स हैं? हाँ, यस सर। ठीक है, नाइस। अब आप अपना माइक ऑफ कर लो। इसका मतलब है कि आपको लिटिल बिट जीके के बारे में आइडिया होगा, थोड़ी बहुत बेहतर आइडिया होगी, आपको पॉलिटी की आइडिया होगी, हिस्ट्री की आइडिया होगी, ज्योग्राफी की आइडिया होगी। दिस गुड। इस एग्जाम के लिए इन चीज़ों का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिनका नहीं भी आता, जिनकी आर्ट्स है भी नहीं, उनके लिए भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट? बट जिनका है उनके लिए अच्छी बात है कि दे हैव लिटिल बिट मोर नॉलेज। इट्स गुड। ठीक है, ओके। उवेश, अगर मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया तो यस, आई Yes, थिंक। sir. ओके, हाँ। Well, I am Uwesh. I am from Muzaffarnagar, UP. हुँ, I am a final year student pursuing my BA from IMT University, Meerut. ओके, नाइस। और सब्जेक्ट्स क्या हैं? Sir, बीए, art, ओके, बीए, हाँ, art बीए, history. बीए। Yes, sir. नाइस, ग्रेट, ठीक है, सेम चीज़। ओके, नाइस। सौम्या, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ यस जी, सर। हाँ जी, बताइए। मैं सौम्या, मैं बिहार से हूँ, बट करेंटली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट। ओके, नाइस, ग्रेट। पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बोला आपने, राइट? यस, मुझे वही मिला। बट इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस इज़ मेरा भी ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ही था। सो जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। आई थिंक समबडी इज़ ट्राइंग टू जॉइन एंड एक सेकंड गाइस। जस्ट अ सेकंड। चलिए, हाँ। ओके, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। मेरा भी ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ही था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। काफ़ी एक वाइड एस्पेक्ट देता है चीज़ों को सीखने का, समझने का, पढ़ने का। इट्स गुड। ओके, आशिया, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ जी, बताइए आप। सर, मैं इलाहाबाद से हूँ, यूपी। हुँ, मैंने 12th वहीं से किया है। फिलहाल मैं बीए हिंदी कर रही हूँ, बीए ऑनर्स हिंदी, जामिया मिलिया इस्लामिया से। ओके, मेरे बीए सब्जेक्ट्स। हिंदी। जी। जी। सब्जेक्ट्स आपके? जी, हिंदी तीन के पेपर अलावा? हिंदी का, हिंदी और हिस्ट्री, सब्सिडियरी हिस्ट्री। ओके, नाइस, ठीक है। आपका हिंदी है और सब्सिडियरी में हिस्ट्री है। ओके, गुड, नाइस। ठीक है, आप भी अभी फाइनल ईयर में हो। ओके, अवनीत, आपको जी आवाज़ आ रही सर। है मेरी? हाँ जी, आसिया, नाइस। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, बताइए। सर, आई हैव completed my political science honors bachelor's from Delhi University North Campus, Khalsa College. मेरी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हुई थी एंड आई वाज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ओके, ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट क्या-क्या थे आपके? सर, पूरी सोशल स्टडीज थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ओके, नाइस, मतलब कि आपका भी जीके वाला बैकग्राउंड लिटिल बिट सही होगा। हाँ जी गुड, सर। ग्रेट, नाइस, अच्छी बात है। ओके, मन्नत, मन्नत, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, कोई बात नहीं। मन्नत के बाद हैं अर्शदीप। अर्शदीप, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, कोई बात नहीं। गोल्डी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ जी, बताइए आप। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my name is Gauri and I'm from Jammu. And I'm currently in a maybe final year में fifth sem में. Thank you. ओके, आपके आपके सब्जेक्ट्स क्या-क्या हैं? Um, Cost accounting, business, English communications, tourism. ओके, नाइस, ठीक है। आपके लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें अलग होंगी, बट कोई बात नहीं।
वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, ओके। अर्शदीप का मैसेज आया है, आई एम अर्शदीप और संधू फ्रॉम पंजाब बट करंटली लिविंग इन दिल्ली परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल। ओके, नाइस अर्शदीप, आपका भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रहे हैं, मतलब कि आपकी भी पॉलिटी हिस्ट्री थोड़ी बहुत ठीक होगी। ओके, कोई बात नहीं, इट्स नाइस। सो और कौन बचा? आई थिंक पूजा बची, कि पूजा ने बोल दिया है। एनीबडी एल्स जो अभी तक बचे रह गए? आई थिंक पूजा। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक हमने सबसे इंट्रो ले लिया है, आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए ओके गुड। तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम लोग जो हैं अराउंड जितने भी 9-10 लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोग अभी फाइनल ईयर में, मतलब 7-8 लोग हैं जो फाइनल ईयर में, 1-2 लोग हैं जो पास आउट हैं, राइट। मतलब कि आप लोगों को आपके ग्रेजुएशन के साथ ये चीज़ें मैनेज करके चलनी हैं, राइट, कि आप अपने ग्रेजुएशन पे भी वर्क कर पाओ और आप इंट्रेंस पे भी अच्छे से वर्क कर पाओ, आप टाइमिंग अच्छे से मैच कर पाओ। कुछ लोग हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, कुछ लोग हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, राइट। सबके लिए सिचुएशंस अलग अलग होंगी, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो। थोड़ा बहुत बेनिफिट करेगा, बट ये बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक इससे नहीं होने वाला आप लोगों के लिए, राइट। चलिए, तो ये तो था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने जान लिया कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन वाले हैं, राइट। तो आने वाले दिनों में हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, राइट। आई नो अभी आप लोगों में फुल एनर्जी होगी क्लासेस करने की, चीज़ें पढ़ने की, बट सेमेस्टर के साथ मैनेज करना भी इट्स लिटिल बिट टफ, राइट। बट उस बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, राइट। 1 to 1 भी बातें करेंगे कि अगर किसी को सेमेस्टर के साथ मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन आपस का। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे। सो जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन और आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक सेकंड, ओके। सो गाइस, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? एक बार बता दीजिए मुझे, स्क्रीन पे मैंने जो पीडीएफ ओपन किया है दिख रहा है आप लोगों को? एनीबडी, कोई एक इंसान ही बता दे मुझे कि हाँ इट्स विजिबल। दिख रहा है सर, इट्स विजिबल। विजिबल ना? नाइस। चलिए, यस तो सर दिख रहा है। हाँ ग्रेट। हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो आप लोग को पता होगा, या अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कि COQP11, राइट, ये पेपर कोड था CUET का, राइट। मतलब जो आप लोग लॉ एंट्रेंस देने वाले हो उसका ये सिलेबस है, राइट। तो एक एक करके हम लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और फिर उसमें आगे जाकर डीप डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आपका जो पेपर स्टार्ट होता है, पेपर आपका स्टार्ट होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, राइट। बट दिस इज ऑप्शनल। क्यों ऑप्शनल है? कि क्योंकि दो आपके जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और आपका हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं। आपको चूज करना होगा, आइदर यू हैव टू चूज इंग्लिश और यू हैव टू चूज हिंदी, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा पहला सिलेबस है वो है इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो अब इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का वेटेज कितना होता है, कितने क्वेश्चन आते होंगे। तो जो पिछले 2 बार CUET के पेपर हुए हैं, आइए उनको एक बार देखते हैं। देखिए, मैंने इसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है। तो दिस इज फॉर 2023। जो इस बार एग्जाम हुआ था अभी जस्ट कुछ दिन पहले, कितना हुआ, 2-3 महीने हुए एग्जाम हुए, राइट। तो जो पार्ट ए है आपका हिंदी/इंग्लिश, अभी मैंने थोड़ा अजीब तरीके से लिख दिया, कोई बात नहीं, आपके 20 क्वेश्चन थे, राइट। हिंदी इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन थे। तो आप लोग इसका वेटेज समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि आउट ऑफ 100 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी या फिर इंग्लिश से आएंगे, राइट। ये है हमारा 2023 का पेपर एनालिसिस। अब आइए हम लोग 2022 का पेपर एनालिसिस देखते हैं। इसमें हमारा जो हिंदी और इंग्लिश वाला सेशन था, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ है, राइट, ये था आपका 25 क्वेश्चंस का। तो लास्ट 2 साल का क्वेश्चन पेपर देख के हमें क्या पता चलता है?
लास्ट 2 साल का क्वेश्चन पेपर देख के हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश और हिंदी का जो वेटेज होगा इट्स अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस, राइट? अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस, मतलब 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश में से आएंगे। अब ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए इसके डिटेल में आते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, राइट? इंग्लिश में आपका जो नॉर्मल बेसिक ग्रामर, राइट? आपको ग्रामर आना चाहिए, राइट? आपको इंग्लिश यूजेज एरर्स होने चाहिए, जंबल पारा होना चाहिए, सेंटेंस करेक्शन, राइट? सेंटेंस करेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा जब आप लोग को ग्रामर पढ़ाया जाएगा, जब हम लोग ग्रामर पढ़ाएंगे आप लोग को, तो आप लोग को फिर हम लोग सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ाएंगे, तो उससे फिर ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होने लगेंगी, राइट? तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि इंग्लिश में हमें ग्रामर आता है, तो हमें ग्रामर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामर ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर पूछेंगे, बट ग्रामर का यूज आपको इन सारी चीजों में आता है, राइट? कि आपको सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर आपके स्ट्रांग होगी तभी आप सेंटेंस करेक्शन अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट? जंबल वर्ड्स, इंग्लिश एरर्स, राइट? इंग्लिश एरर्स में क्या आते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो आपका ग्रामर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सारी चीजों को सॉल्व कर पाने के लिए, राइट? अब जैसे देखिए कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन तो फिक्स होता है ऑलमोस्ट कि कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा। अब आजकल आप देखोगे ना किसी भी एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही आता है। तो इसके बारे में जैसे देखिए कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है ना जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता, राइट? कॉम्प्रिहेंशन आप लोग समझ रहे होगा क्या होता है। आई थिंक सभी लोग ग्रेजुएशन में हो, सबको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे आपको आंसर फाउंड करके लिखना है, मतलब सॉरी टिक करना है। तो कुछ लोगों की अच्छा होगा जिनकी इंग्लिश हमेशा से अच्छी रही हो, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको ये कैसे ठीक करना है। तो हम लोग आपको इंग्लिश तो पढ़ाएंगे ही, बट आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ो, ताकि आपको थोड़ा बहुत आप इन सारी चीज़ों से यूज टू होते जाओ, ताकि जब हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग टेस्ट लेंगे, तो आपका उसमें फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस, राइट? जस्ट अ सेकंड। ठीक है, चलिए उसके बाद पैराग्राफ कंप्लीशन। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं ये आपकी एक तरीके से ग्रामर के अंदर थी, समझने वाली चीजें थी। अब इंग्लिश में कुछ चीजें होती हैं याद करने वाली, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट नो नीड टू वरी, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देंगे, आपको याद करवाया जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको दिए जाएंगे। अब देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का कोई लिमिट नहीं है, राइट? और कोई ये बोल दे कि हम आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ा देंगे तो वो गलत बात होगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, राइट? तो अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा? तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। आई विल रिकमेंड कि आप लोगों ने ये बुक का नाम सुना है, वर्ड पावर मेड इजी? वर्ड पावर मेड इजी, आप लोगों ने इसका नाम सुना है किसी ने? दिस इज ए बुक बाय नॉर्मन लेविश। अगर नहीं सुना है आप लोगों ने तो जस्ट अ सेकंड। ओके, दिस इज द बुक वर्ड पावर मेड इजी, राइट? तो देखिए ये आपको सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जामों के लिए, और आगे आप लिटिगेशन करोगे, लॉ करोगे, तो आप लोग को पता है कि आज का लॉ इंग्लिश के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। बिना इंग्लिश के आप अच्छे से लॉ कर ही नहीं पाओगे। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश यूज़ की जाती है। तो इट्स बेटर कि आपकी इंग्लिश अभी से ठीक हो। हम लोग भी पढ़ाएंगे, हम लोग भी आपको ये चीज़ें कराएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बताई जाएंगी आपको। बट क्योंकि आप लोगों के पास अभी 8-10 महीने का टाइम है, तो आई विल से कि आप लोग इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करो, राइट?
कोई नहीं, अभी इंग्लिश हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग इंग्लिश से नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, जीके से स्टार्ट करने वाले हैं। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है आप लोगों की, कल हम लोग जीके से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में किसी को कोई भी डाउट है? देखिए, एक चीज हम बता देते हैं, इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, राइट। तो इसके अलावा आप लोग को अगर इंग्लिश का जो सिलेबस जो मैंने बताया, इनमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, एनीबडी। वैसे तो आई नो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर है तो आप लोग बताइए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, आता है हिंदी पाठ बोधन, राइट, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। पहले एक बात बताइए, आप लोग अभी भी जितने लोग यहाँ पे हैं, इनमें से कितने लोगों ने ये सोचा हुआ है कि वो हिंदी एज ए ऑप्शनल चूज करेंगे? मतलब वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश ना करें, हिंदी करें। बट आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश करें आप लोग, क्योंकि इंग्लिश इससे आपकी अच्छी भी होगी और कॉलेज में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, राइट। मतलब टीचर हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं, बट किताबें इंग्लिश में होती हैं। आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो, बट कोई देता नहीं है, राइट। 99% लोग इंग्लिश में एग्जाम देते हैं। आगे सारी किताबें सब कुछ इंग्लिश में ही है। आगे आपको जाकर लॉ करना होगा, या फिर लॉ फॉर्म में जाओगे, आप लोग जुडिशरी करोगे, कुछ भी करोगे, तो इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। बट स्टिल आप लोगों में से कोई है जो चाहता है कि वो हिंदी लेना चाहता है? एनीबडी एल्स, कि वो एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी वाला पार्ट सिर्फ, बाकी क्वेश्चन तो पूरा दोनों इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोई नहीं लेना चाहता हिंदी? चलिए, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या है। हिंदी में नॉर्मली चीजें हैं, जैसे व्याकरण है, अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद और उचित क्रम है, वाक्य शुद्ध करना है, वाक्य परिस्पर है, पाठ बोधन है, राइट, कॉम्प्रिहेंशन टाइप में, वाक्य पूर्ण करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, और ये जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मुहावरे को इडियम्स एंड फ्रेजेस, समानार्थी शब्द को हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, विलोम शब्द को हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं, वन और सब्स्टिट्यूशन को हम लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी हिंदी में पूछी जाएंगी, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शनल वन, राइट। इनमें आपको चूज करने को मिलेगा कि आइदर चूज हिंदी, आइदर चूज इंग्लिश। बट अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, ये आप लोगों को करना ही करना है, राइट। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, राइट, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। अब देखिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं, लिखा तो हुआ है इसमें बहुत कुछ, लिटरेचर लिखा हुआ है, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। बट क्या ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? क्या हम लोग ये सारी चीजें पढ़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इनमें से चूज किया जाए कि इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो देखिए, आपको इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, सिर्फ इकोनॉमिक्स, साइंस इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपके जीके में दी हुई हैं, बट हमें फोकस किन पे करना है? अगर 10 चीजें दी हुई हैं तो हमें फोकस 8 चीजों पे करना है। अब आइए एक बार हम लोग लास्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं, राइट। देखिए, जैसे 2022 के पेपर में आप देखोगे कि पॉलिटी से 5 क्वेश्चन थे, राइट। और एक चीज आप लोग अभी समझ लीजिए, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग आने वाले टाइम में लॉ का स्टूडेंट होने वाले हो, राइट। तो लॉ के स्टूडेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? आप लोग बताइए, कोई मुझे बताए, which subject is the most important subject for a law student or a lawyer, advocate, judge, anybody? maybe political science, Not political science. Okay, anybody else? legal studies. No.
सी पॉलिटिकल साइंस आप आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके बोल रहे हो, बट हाँ हाँ देयर इज लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? तो आपके लिए एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम में नहीं, आने वाले टाइम, एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम में बहुत हेवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेवी मीन्स 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज थोड़ा मेरा टेबल टेढ़ा है, इस वजह से मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एक पार्टिकुलर इंडिविजुअली बात की जाए तो जीके वाले पोर्शन में, राइट? क्वेश्चन का वेटेज 5 से 10 क्वेश्चन तक का हो सकता है, और ये पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं हम, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहे हैं, राइट? पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कल हमारी एक्चुअल में पहली क्लास होगी, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई कैन मेक श्योर कि आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, राइट? आप लोग इस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। सिर्फ एग्जाम पर्पज से नहीं, आप लोगों का इसमें इतना अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि आप लोगों का लगेगा कि नहीं, मैंने लॉ चूज करके कुछ गलती नहीं की, राइट? तो हम लोग कल से पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसका वेटेज 5 से 10 क्वेश्चन तक के बीच का हो सकता है, कम भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन का भी हो सकता है, बट इट कैन गो अप टू 10 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और सारी चीजों को हम लोग एक तरीके से मर्ज करके पढ़ेंगे, राइट? कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको पढ़ना? हम लोग पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बनना, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था हमारा? एनीबडी? 26 नवंबर 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949 को, राइट? बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन बन गया था? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, राइट? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे की जो हमारी कहानी है वो कब से स्टार्ट होती है पता है आप लोगों को? कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी? बताइए। एक्चुअल जो हिस्ट्री है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, वो कब से स्टार्ट होती है? रेगुलेटिंग एक्ट नहीं सॉरी रॉयल चार्टर एक्ट 1600 से, या फिर मतलब मेनली माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन एकदम जो उसका बेसिक शुरू हुआ था वो 1600 से ही हो गया था। गुड, बहुत बढ़िया। आप कौन है? आपका मुझे अभी नाम नहीं दिख रहा है, नाम बताइए। आशिया खान। आसिया, गुड आसिया। हाँ, आसिया ने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की असली नींव पड़ गई थी ना, वो 1600 में ही पड़ गई थी, 1600 एडी में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे? देखिए, 1600 एडी में जब ब्रिटिशर्स ने फाइनली इंडिया आए वो लोग इंडिया में आ गए वो, तो वहीं से चीजें स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि जब कल की क्लास में आप लोग देखोगे ना, जब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग चीजों को रिलेट कर पाओगे, राइट? अच्छा, हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, राइट? बट आप लोग देखोगे कि अरे यार, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा बहुत पहले बन गया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, वहां जजेस के बारे में बात की गई है। तो आप तब रिलेट कर पाओगे कि अच्छा, इस पर्टिकुलर चीज के पीछे ये हिस्ट्री है, ये इसका बैकग्राउंड है। और सिर्फ हम लोग ऐसे ही कहानी के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है वो, राइट? तो आपको, क्योंकि आगे पॉलिटी जाके हैप्टिक ना हो, बोरिंग ना हो, कोई भी चीज कैसे आ गया पॉलिटी में, उसके पीछे की हिस्ट्री हमारी वहां से स्टार्ट होती है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2-3 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा, 2-3 क्लास के बाद हम लोग एक्चुअल अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे। बट वो सारी चीजें समझना बहुत जरूरी होगा कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, वो चेंजेस कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाके आगे शामिल हुए, राइट? और जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। जैसे कि आशिया ने बताया कि 1935 एक्ट से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ली हैं, बट 1935 एक्ट कब आया था? ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कितनी ही चीजें हैं। चार्टर्ड एक्ट से हमने कितनी सारी चीजें ली हैं, राइट? रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला आया था, उससे हम लोगों ने चीजें ली हैं। तो वो जो एक एक करके डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? तो हम लोगों ने बात की पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर जीके वाला पार्ट, राइट? अब देखिए,
पॉलिटी के अलावा जो इसमें अगली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज करंट अफेयर्स, राइट, करंट अफेयर्स। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है कंट्री में, पूरी दुनिया में, उस चीज को फॉलो भी करते हैं? कितने लोग हैं बताइए। ओके, अब दो तीन लोग हैं। और कौन, अच्छा ठीक है, कौन लोग हैं जो फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल, जिनको मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या पता नहीं क्या होते रहता है दुनिया में, उनको इंटरेस्ट नहीं है, कितने लोग हैं? वो लोग अपना हाथ उठाएं या फिर माइक ओपन करके बोल सकते हैं कि मुझे आइडिया नहीं है कि बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्या चलता है क्या नहीं चलता है। कोई नहीं है, सभी लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है? ठीक है, आप लोगों की चुप्पी ये बता रही है कि हाँ, आप लोग को थोड़ा बहुत तो करंट अफेयर्स का आइडिया है। ओके, नाइस। देखिए, करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी वाइड थिंग। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आप अभी जिस शहर में हो वहां भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, राइट। हम जिस शहर में हैं यहाँ भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। स्पोर्ट्स में कुछ हो रहा होगा, राइट। पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा होगा, इकोनॉमी में कुछ हो रहा होगा, इंटरनेशनल में कुछ हो रहा होगा, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग? करंट अफेयर्स आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी, राइट। क्योंकि क्लासेस के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास नहीं प्रोवाइड कर सकते अभी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर्स हर वीक के में बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, तो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट से ध्यान हटकेगा। तो जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीक वाइज अपलोड किया जाएगा, करंट अफेयर्स, राइट। तो जब भी अपलोड किया जाएगा आपको नोट्स दिए जाएंगे और आपको करंट अफेयर्स अपलोड किया जाएगा, आपको वो देखना है, पढ़ना है, और अगर ना समझ में आए तो फिर भी हमें बात करनी है, राइट। तो करंट अफेयर्स के लिए ये करेंगे हम लोग, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वाइड है। हमें ये समझना होगा कि लॉ एंट्रेंस में ये जो सीयूईटी के एग्जाम है, इसमें करंट अफेयर्स का क्या वेटेज होगा। हर एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें फाइनेंसेस से, बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमारे इस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें जानना जरूरी होगा कि भाई हमें कौन से वाले सेक्टर पे ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। तो आपको इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको बस एज ए गुड स्टूडेंट उन्हें याद करते चलना है, उनको रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के बाद आता है हमारा जो जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में जैसे कि हमने बताया आपको, स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल एंड नेशनल इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनसे भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इनकी क्लासेस करवाई जाएगी, हम खुद पढ़ाएंगे आप लोग को। आपको हम हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, पॉलिटिक्स तो मैंने बताया ही, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, स्पोर्ट्स पढ़ाया जाएगा आपको। तो जीके वाले भी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। जैसे अभी हम कल हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी खत्म होगा, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग इनको खत्म करेंगे, ठीक है। क्लियर? किसी को जीके में कोई डाउट? एंड डोंट वरी, आपका जीके स्ट्रांग हो, वीक हो, जैसे काफी लोग होते हैं जिनकी जीके बहुत वीक होती है। अगर हम 10 लोग होंगे आई थिंक क्लास में, कितने लोग हैं? हाँ 10 लोग हैं, 10-11 लोग हैं। अगर हम क्लास में पूछें कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो होपफुली आई नो कि 10 में से 8-9 लोग तो बता ही देंगे कि प्रेसिडेंट कौन है, या फिर सभी लोग बता दें। बट क्योंकि कई बार ये केस देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट का भी नाम पता नहीं होता, तो उनके लिए फिर करंट अफेयर्स पढ़ना इज अ वेरी टफ थिंग, याद करना इज वेरी टफ थिंग, राइट। बट नो नीड टू वरी, हम लोग आपको उस तरीके से करंट अफेयर्स और जीके पढ़ाएंगे, सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ, कि आपको इसमें इंटरेस्ट आए। भले ही आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा हो ना रहा हो, इट डजंट मैटर, राइट। चलिए वापस आते हैं अपने सिलेबस पे। जीके क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? एनीबडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक्स पे। देखिए कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस आते हैं एक बार देखिए। कंप्यूटर के जो आपके क्वेश्चंस होंगे, इट्स अराउंड 2022 में 9 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, और 2023 में आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे। तो हमें क्या समझ में आया
कि आउट ऑफ 100 कंप्यूटर से 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से ज्यादा नहीं आएगा, या 11-12 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, राइट। तो कंप्यूटर का चीजें तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, देखो आप कितनी सारी चीजें हैं, बट इसमें अगर हम लोग बात करें कि मेनली चीजें इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कंप्यूटर एब्रिविएशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्रिविएशंस पता है आप लोग को? जैसे अगर मान लो कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, किसको नहीं पता है वो बताए। पता तो काफी लोगों को होगा, किनको नहीं पता है सीपीयू का फुल फॉर्म? मैंने बहुत बेसिक से एग्जांपल दिया है, सबको पता है? ठीक है, जिनको पता है कोई मुझे बताए क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गुड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये एब्रिविएशन है। तो ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशंस होते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि कंप्यूटर में एब्रिविएशन तो पूछने के चांसेस हैं ही, 10 में से 1-2 क्वेश्चन तो एब्रिविएशन से होंगे ही होंगे, राइट। ठीक है, अब जैसे शॉर्टकट कीज, अब शॉर्टकट कीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने पूछ दिया आप लोगों से कि F5 से क्या होता है, कोई मुझे बताएगा F5 का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? एनीबडी? जो शॉर्टकट कीज F5 है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं जनरली? रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के लिए। तो दिस इज शॉर्टकट की। तो ये भी आपके एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में से है, मतलब कि शॉर्टकट कीज तो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, राइट। आपको ऑफिस पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब कुछ, राइट। इनमें कुछ कुछ चीजें हैं जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनसे क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, बट बनते हैं। बट कुछ भी स्किप नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी 2 साल ही पेपर हुआ है, पता चला अगली बार कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहे इनमें से, राइट। तो पढ़ना तो सब है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बताई कि एब्रिविएशन, शॉर्टकट कीज, ये तो पूछते ही पूछते हैं। नेटवर्क हो गया, MS हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कंप्यूटर में, राइट। चलिए, कंप्यूटर भी आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, कंप्यूटर आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखिए, जो आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, आप लोग देखेंगे कि काफी बड़ा है, राइट। रीजनिंग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग और एक होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। अभी जिनको आइडिया नहीं है इस बात, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जब आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी डिटेल में, तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी कि अच्छा रीजनिंग में किसको क्या बोलते हैं, क्या क्या वेटेज होता है, क्या वेटेज नहीं होता है। बट इस एग्जाम के लिए रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों में से जैसे कि मैंने सुना मैक्सिमम लोगों का बैकग्राउंड आर्ट्स का रहा है, तो हम शायद ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनमें से 50% लोग ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स और रीजनिंग वीक होगी, मैथ्स वीक होगी। कितने लोग हैं जिनकी मैथ्स वीक है, बताइए? एक सेकंड, लेट मी चेक, लेट मी सी। हाँ, आसिया ने बताया मैथ वीक है, अर्शदीप की मैथ वीक है, अवनीत आपकी भी मैथ वीक है, उवेश की भी मैथ वीक है, और किसी की भी मैथ वीक है? मतलब अच्छे खासे लोगों की मैथ वीक है। और मैथ, अब पता है क्या होता है मैथ के साथ प्रॉब्लम क्या है, कि मैथ जब किसी की वीक होती है ना, तो वो बहुत गंदी वाली वीक होती है, मतलब कि प्लस माइनस डिवाइड ये सब तो आता ही है, उसके अलावा चीजें नहीं आती, ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच मैथ्स, राइट। मैथ भी आपको हम ही पढ़ाएंगे, और आपको मैथ्स में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको भले ही अभी तक मैथ आपको वीक लगता होगा, राइट, बट इस एग्जाम के लिए आपको मैथ्स बिल्कुल वीक नहीं लगने वाला, राइट। मैथ के जो ये चैप्टर्स हैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, राइट। मतलब कि अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज्यादा टाइम हम किस सब्जेक्ट में लेने वाले हैं पढ़ाने में, तो मैथ्स और रीजनिंग ही है। 2 से 3 महीना जाएगा मैथ्स रीजनिंग पढ़ने में, बिकॉज आई नो इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है और ये टफ भी बहुत ज्यादा है। आइए एक बार वेटेज चेक करते हैं हम लोग। देखिए,
अब जैसे कि इस बार का पेपर था, इस बार के पेपर में आप देखिए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखिए, 35 एंड 18 दोनों मिला के कितना हो गया ये, इट्स अराउंड 50 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 100 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से आ रहे हैं, राइट। आगे आइए 2022 वाले में देखिए, इसमें आपके रीजनिंग से अराउंड 26 क्वेश्चन, मैथ से अराउंड 24 क्वेश्चन, कितना हो गया, अगेन दोनों जोड़ के 50। तो आप लोग इसका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो कि हम मैथ्स और रीजनिंग पे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज इतना ज्यादा है ना, जिनकी मैथ पहले से वीक रही हो वो ये एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर सकते। आपको मैथ थोड़ा ना थोड़ा बहुत ठीक करना होगा। आई नो कि जिनकी मैथ वीक होती है उनको पूरा नेक्स्ट लेवल तक मैथ पे ले जा पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा होता है, क्योंकि मैथ सही बात है, हर का एक अलग अलग अपना जोन होता है, अलग अलग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स काफ़ी बोरिंग लगती है काफ़ी लोगों को, बट हाँ इतना आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप मोर देन 60-70% अगर आप वीक भी हो फिर भी आप कर लोगे मैथ, स्ट्रांग हो समझ सकते हो फिर तो कहना ही क्या है, राइट। बट हाँ मैथ किसी को स्किप नहीं करना है, किसी को भी नहीं, आपके वीक हो और स्ट्रांग है तो अच्छी बात है। तो मैथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब जैसे देखो मैथ्स में आपके सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे देखो मैथ्स में क्या क्या आता है एक बार देखते हैं हम लोग। एवरेज आता है आपका, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या है ये सब, पार्टनरशिप हुआ आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स। बैंकिंग वाला ना के बराबर आता है, इसको काट सकते हैं हम लोग। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ ही देता है। और ये सारी चीजें भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है, सरफेस एरिया हो गया आपका या फिर एरिया हो गया, राइट। कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, पूछे भी नहीं जाते हैं, अगर पूछेंगे तो हार्डली एक क्वेश्चन पूछेंगे। सेट्स एंड यूनियन अगेन लेस इंपॉर्टेंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन लेस इंपॉर्टेंट। बट इसके अलावा जो मैंने ये टिक किया ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आइए, मैंने आपको एक पूरा डिटेल में किया हुआ है। जैसे देखिए 2022 के पेपर है, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था, एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन, परसेंटेज से 2, प्रॉफिट एंड लॉस 1, पार्टनरशिप 2, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 3 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम 1, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2, सेट थ्योरी 1, वॉल्यूम सरफेस एरिया 1, प्रॉब्लम ऑन एजेस नंबर ट्रेन 4। तो आपने देखा कि एक तरीके से मैथ के सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं और सब ऐड करके अराउंड 25-26 क्वेश्चन बन जाते हैं मैथ के, और ये 30 तक जा सकते हैं। ऐसा समझ लो कि आउट ऑफ 100 30 क्वेश्चन मैथ से पूछे जा सकता है। तो आप लोग इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे कि मैथ्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बट नो नीड टू वरी, हम लोग मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेरा ना 12th तक मैथ था, मैंने ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमें चेंज की हुई हैं, मतलब 12th तक मेरा पीसीएम था, राइट। 12th तक पीसीएम के बाद मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ले ली, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया मैंने, और उसके बाद ग्रेजुएशन में हम लोग लॉ की तरफ आ गए। तो मैंने कॉमर्स छोड़ के सब कुछ पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, राइट। तो ये है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें आई नो आई एम गुड इन इट। हाँ जी बताइए। बैचलर्स अपना डीयू से किया था। क्या क्या बोल रहे हैं आप, ग्रेजुएशन? हाँ। नहीं, ग्रेजुएशन मैंने ड्यू से नहीं किया है, मैंने सिर्फ लॉ यहाँ से किया है। मेरा ग्रेजुएशन बिहार से है। ओके, बिहार में कहाँ से? जैन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा। हाँ जी, मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से है, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। चलिए गाइस, तो दिस इज आवर सिलेबस, राइट। आप लोगों ने पूरा सिलेबस एक बार देखा, हमने ढंग से देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा हाँ सॉरी, रीजनिंग का तो बात करना रह गया हमारा, एक सेकंड। रीजनिंग आइए देखते हैं। रीजनिंग में जो चीज़ें आपके स्टार्ट होती हैं, क्लॉक, कैलेंडर, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन क्लॉक कैलेंडर से आ ही जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। सबसे मेन बात तो हम आपको ये बताना भूल गए, मैथ्स ऐसी चीज़ है
जो पढ़ाया कम जाता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाया जाता है। मतलब हम आपको अगर एक चैप्टर 2 दिन पढ़ाएँगे, तो 2 दिन प्रैक्टिस भी करवाएँगे, राइट? या 3 दिन प्रैक्टिस भी करवाएँगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ और रीज़निंग प्रैक्टिस करना। तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए जाएँगे, राइट? तो क्लॉक एंड कैलेंडर इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रीज़निंग, राइट? अब आइए, इसके बाद देखिए रैंकिंग टेस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैंकिंग टेस्ट। लीनियर, अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। अब देखिए ये ना आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट आ गया, राइट? इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है, थोड़ा बहुत टफ भी होता है ये, बट कोई नहीं, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, राइट? ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। नंबर सीरीज, फिर आपका आ गया एनालिटिकल रीजनिंग। ब्लड रिलेशन काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगता है, बट आप लोग बिलीव मी, ब्लड रिलेशन इज द इजीएस्ट थिंग इन रीजनिंग। बट 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट ये सबसे ईजी चीज़ है रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन। इतने अच्छे तरीके से आपको फैमिली ट्री बना के पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएँगे, हम खुद पढ़ाएँगे, कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। कुछ नॉर्मल ट्रिक्स होते हैं, वो अपनाने होते हैं, और आप प्रैक्टिस करोगे, यू आर गुड इन इट, राइट? कोडिंग डिकोडिंग आपको फिर इन्फ्रेंस, ये लेस इम्पोर्टेंट है। नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रोग्राम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके एनालिटिकल के पार्ट हैं, और इनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, राइट? ये बिल्कुल प्रैक्टिस का है, आपको चीज़ें पढ़ा के आपको प्रैक्टिस की जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस करना है, डाउट्स पूछने हैं, ताकि इनमें आपको डाउट ना रह जाए। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको अगर जीके पढ़ा दिया, तो जीके आप 1 महीना बाद भी रिवीजन कर सकते हो, राइट? आप बहुत ज़्यादा, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया और आपने घर पे जाके मैथ्स नहीं प्रैक्टिस किया, फिर मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा कुछ दिन बाद जाके। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ऑल्दो आपके पास रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी हमेशा, राइट? बट वो बर्डन बढ़ता जाएगा, राइट? तो इसीलिए कोशिश करना है कि जो चीज़ें जब पढ़ाई जाएँ, उसी के साथ फ्लो में आप वो चीज़ें करते जाओ। क्लासेस के साथ करते जाओ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते जाओ, राइट? तो दिस इज़ आवर होल सिलेबस, राइट? सीयूईटी का पूरा सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया, कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे पूछी जाती हैं, क्या वेटेज होता है क्वेश्चंस का, राइट? और जब हम आगे पढ़ाएँगे, तो एक चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कि किस चीज़ को कितना डीप में पढ़ना है। जैसे पॉलिटी का बहुत बड़ा है, पॉलिटी दिखने में छोटा लगता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी मोटी-मोटी किताबें आती हैं सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन की, सिर्फ़ फंडामेंटल राइट की एक पार्ट की उतनी मोटी-मोटी किताबें आती हैं, राइट? हिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा वाइड है वो। बट हमें जितना पढ़ना है, हम आपको जितना पढ़ाएँगे, आपको उतना ही पढ़ के आना है, उतनी चीज़ें आपको रिवीज़न करनी है। और बाकी प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट में भी, मैथ्स और रीज़निंग में भी जितना पढ़ाया जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। बिलीव मी, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे, जितना हम लोग करवा रहे हैं, उतना अगर आप सिर्फ़ करोगे, पढ़ाने के बाद आप रिवीज़न करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अभी आपका 1 महीने बाद, क्योंकि अभी तो 1 महीने हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, 1 महीने बाद जो आपका वीकली टेस्ट स्टार्ट होगा, आप वो टेस्ट स्किप करोगे। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू गाइज़ विल स्कोर ईज़िली 300 स्कोर्स, अगर आप ये सारी चीज़ें करते चले गए तो। बिल्कुल। चलिए, तो अभी हम लोग आप लोगों से डाउट लेते हैं, कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा, आप लोग बताइए 1 बाय 1 करके, कि आप लोगों को कोई डाउट है, या फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग सिलेबस के रिगार्डिंग या कुछ भी, 1 बाय 1 करके। बुक्स, ओके। जैसे देखिए, मैक्सिमम चीज़ों की आपकी बुक्स की तो नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग वो कराते चलेंगे। बट अगर आप एक पार्टिकुलर स्पेशल बुक पूछना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप मुझसे जीके का बुक पूछें, स्टैटिक जीके का, तो आई विल से कि लूसेंट इज़ गुड, राइट? बट कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो लूसेंट में भी नहीं दी हुई हैं, उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, राइट? रीज़निंग की बात करें, तो रीज़निंग के लिए आर.एस. अग्रवाल इज़ इनफ। आर.एस. अग्रवाल के बुक से आप रीज़निंग करोगे, आप लोगों के लिए मोर दैन इनफ होगी। इंग्लिश,
इंग्लिश में आप जैसे इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन अलग है, याद करने वाला सेक्शन अलग है, राइट? तो उनके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन प्रेफ़र कर सकते हो, राइट? और जैसे याद करने वाली चीज़ें हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स के लिए आप वर्ड पावर मेड इज़ी कर सकते हो, राइट? इडियम्स एंड फ्रेजेज़, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके लिए तो अलग से चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, वो इन किताबों में नहीं है, राइट? मैथ्स की बात करें, अगेन मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल आप बुक प्रेफ़र कर सकते हो। बट है, मैथ में ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितना डीप में जाना है, कितना डीप में नहीं जाना है, राइट? उसके अलावा रीज़निंग तो बता ही दिया मैंने। और कोई सब्जेक्ट बचा? नहीं, और तो कोई नहीं बता। चलिए, और बताइए एनीबॉडी? गोल्डी और बाकी लोग? हाँ, कंप्यूटर की भी बताइए। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर के लिए भी जैसे देखो, कंप्यूटर के लिए इसकी लुसेंट की बुक आती है, मतलब ठीक-ठीक मानी जाती है, बट मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं ना, ये अलग-अलग तरीके से पूछ लेते हैं, राइट? हम कोई एक एक बुक प्रेफ़र भी नहीं कर सकते कंप्यूटर के लिए, क्योंकि उन किताबों में फिर बहुत ज़्यादा डीप पूछा गया है, राइट? आप उतना डीप जाके पढ़ोगे, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा 10 क्वेश्चन के लिए, राइट? तो एक किताब अगर किताब रिकमेंड करना ही है, तो फिर लुसेंट ठीक है, बाकी बुक की तुलना में, राइट? लुसेंट की आती है कंप्यूटर की बुक एक, ठीक है? उवेश, क्लियर और कोई डाउट? यस सर, नो नो सर। ओके, सो गोल्डी आपको कोई डाउट है? अर्शदीप आपको? अर्शप्रीत, सॉरी, अर्शप्रीत, हाँ। नहीं, आसिया आपको कोई डाउट? ओके, इज लॉ अ सेफ कैरियर? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि लॉ इज, लोगों को ऐसा लगता है कि लॉ इज नॉट अ सेफ कैरियर। लॉ इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर, जान लो आप। क्योंकि अगर आप तुलना करो बाकी किसी फील्ड से, इंजीनियरिंग से तुलना करो आप, या फिर आप किससे तुलना करो, मेडिकल से तुलना करो, आप भीड़ देख लो, उधर कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं उन फील्ड में, राइट? मेडिकल में देख लो, मेडिकल में लोगों का क्या एम होता है? लोगों को डॉक्टर बनना होता है, राइट? या फिर लोगों को प्रोफेसर बनना होता होगा। इसके अलावा आप मुझे कुछ बता सकते हो मेडिकल में? नहीं बता सकते, राइट? बट अगर हम आपको लॉ में फील्ड काउंट करवाएं, तो लॉ में आप लिटिगेशन कर सकते हो, जुडिशरी कर सकते हो, कॉर्पोरेट में जा सकते हो, बैंक में जा सकते हो, और गवर्नमेंट की जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। तो कितनी सारी ऑप्शंस हैं। लोगों को लगता है ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास। टीचिंग का ऑप्शंस है, राइट? तो लॉ फील्ड बहुत वाइड है, एक्सप्लोर करोगे आप ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग कम हैं। आप अगर नॉर्मल एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे ना, आप लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाओगे लॉ फील्ड में। नहीं तो आपको पता है नीट इंजीनियरिंग फील्ड में, यस, अब्रॉड ऑप्शंस भी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एलएलएम प्रेफ़र कर सकते हो बाहर, ताकि आपको बाहर जॉब मिल जाए, राइट? और मेरे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कर रहे हैं, राइट? तो हाँ, बिल्कुल ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, राइट? शुभम, क्लियर और कोई डाउट? विच कंट्री? कोई भी कंट्री, लाइक जैसे जैसे मैक्सिमम लोग यूरोपियन कंट्रीज प्रेफर करते हैं, स्पेशली लोग वो कंट्री फॉलो करते हैं जहाँ पे कॉमन लॉ हो, जैसे ब्रिटेन, राइट? यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि उनका भी कॉमन लॉ है, हमारा भी कॉमन लॉ है, लोग ये प्रेफर करते हैं। लोग ऑस्ट्रेलिया प्रेफर करते हैं, राइट? कनाडा प्रेफर करते हैं, राइट? तो ये चीज़ें हैं। लाइक मेरा फ्रेंड जर्मनी, उसने ये किया था। हाँ, बिल्कुल, लंदन भी, यस, लंदन कैपिटल ही है ब्रिटेन का। ठीक है शुभम, और कोई डाउट? नहीं। आशिया आपको डाउट? अर्शप्रीत आपको? नहीं। अवनीत आपको कोई डाउट? ओके। इशिता, इशिका आपको डाउट? नहीं। पूजा आपको? ओके, हाउ मेनी आवर्स? सी, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और आप किस चीज़ में कितने अच्छे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मान लो कि पॉलिटी में गुड अच्छे हो, अगर हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो आप आधे घंटे भी जाके रिवीजन करोगे तो इट्स इनफ। बट अगर कोई इंसान पॉलिटी में बिल्कुल अच्छा नहीं है और हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो
उसको तो दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो कभी घंटे डिसाइड नहीं करते आपका सिलेक्शन, राइट? कि आप किस चीज़ में कितने अच्छे हो, आपको कैसे वो चीज़ें हो पाएंगी, राइट? इट डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको कम में भी टाइम में भी हो जाएगा, राइट? तो डोंट वरी, आगे जो भी आपके सब्जेक्ट में जिस हिसाब से प्रॉब्लम होंगी ना, कि मुझे इस सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है, कितना टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना? चलिए, शुभम और कोई डाउट? सौम्या आपको डाउट? उवेश और कोई डाउट? नो सर। नहीं, नाइस। चलिए, तो आज का इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोग यहीं तक का रखते हैं। कल हम लोग सेम टाइम पे आगे स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से।